कांच का एगो टुकड़ा लीजिए, शीशा का एगो क्या लीजिए टुकड़ा, कितनो बड़ा आप ले सकते हैं, उसके किसी एक भाग को आप रंग दीजिए, किसी एक भाग को क्या कर दीजिए, बाकी जो दूसरा भाग बचेगा है ना, उधर की ओर अगर आप अपना फेस देखेंगे या किसी वस्तु का चेहरा देखेंगे तो आपको उसमें उस वस्तु का चेहरा दिखाई देगा, है ना। वो जो पदार्थ बना ना, वो जो बना युक्ति, उसे ही हम लोग कहते हैं। यानी दर्पण है क्या, तो दर्पण कांच का एक ऐसा टुकड़ा है जिसका एक भाग है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ये जो दर्पण होता है कितने प्रकार के, दो प्रकार के होता है। पहला है आपका समतल दर्पण और दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए, समतल दर्पण को हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में प्लेन मिरर, प्लेन मतलब चिकना, समतल। और गोलीय दर्पण को कहेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। देखिए समतल दर्पण किसको कहेंगे, तो कांच का एक ऐसा टुकड़ा, माने या ऐसे कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है एकदम क्या हो, समतल हो, उसे ही हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कांच का ये एगो टुकड़ा था, ठीक है, इस कांच के टुकड़े में लाइन कट गया, इसमें लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए जो ग्रीन ग्रीन हुआ है, ये एगो कांच का क्या है, टुकड़ा है, यही से इसका मतलब। ये एगो क्या है, कांच का टुकड़ा है जिसका हमने ये वाला भाग को क्या कर दिया, रंग दिया। आपका फेस किधर दिखाएगा, इधर की इधर, ऊपर क्यों, आप चाहे तो अगर ऐसा बनाइएगा समतल दर्पण तो अबरी फेस किधर दिखाएगा, नीचे की ओर दिखाई देगा। अगर कोई चाहे ऐसा भी बना सकता है, बोलिए, इधर से दिखाई देगा, अगर इधर रंग देंगे तो इधर दिखाई देगा। तो इसका जो ये परावर्तक सतह देख रहे हैं एकदम क्या है, चिकना है, समतल है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। हम लोग अपने व्यवहार में घरों में जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण, समतल दर्पण है ना। इसमें हम लोग अपना बाल वगैरह जो कॉस्मेटिक का चेहरा देखने के लिए जो यूज करते हैं ना दर्पण का, तो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी बनता है ना, उस प्रतिबिंब का अपना खासियत है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, खासियत समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का, तो पहला बात की जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक मतलब वो रियल नहीं होता है, कल्पना किया जाता है कि अच्छा हमारा चेहरा ऐसा इसमें दिखता है, ऐसा ही है ना। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। देखिए काल्पनिक को ही हम लोग दो तीन नाम से जानते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। आप पूरे फिजिक्स में जब तक आप ये ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाशिकी पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, और जहां जहां भी प्रतिबिंब की बात आएगी और कहा जाएगा कि प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब काल्पनिक है, मतलब समझ जाना है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। वास्तविक कहेगा मतलब समझ जाएगा उल्टा।
हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है तथा सीधा होता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि प्रतिबिंब जो है उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वस्तु होता है। अगर हम 5 फीट का हूं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना फीट का होगा? 5 फीट का ही होगा। यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा गुण है कि जितना दूरी पर दर्पण रखा जाएगा वस्तु से, उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी बनेगा। मतलब कि अगर मान लो कि हमसे दर्पण जो है 10 मीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा ना 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। कितना प्रॉपर्टी बताया? चौथा प्रॉपर्टी है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। नीचे से जरा इरुआ में से ऐनक ले। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, हम दर्पण के सामने खड़े होकर के जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि बायां हाथ। खड़ा होइए अमलेश। आप अपना दाहिना हाथ उठाइए, हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं। अंतर लग रहा है? कैसे? मेरा दाहिना इस साइड हुआ, इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व, हाँ। तो क्या समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है? होता है बाबू? हाँ। तो समतल दर्पण का चौथा विशेषता है कि इसमें पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। मैं आपको, है ना, शीशे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। चलिए खड़ा होइए गोलू। आप अपना दाहिना हाथ उठाइए। इन्होंने अपना कौन सा हाथ उठाया है? लेकिन हमको लगता है कि इनका इधर वाला हाथ उठ रहा है। नहीं है? हम भी देख लूं गोलू कुमार को। अच्छा, कौन सा इनका दिख रहा है? इधर दिख रहा है कि इधर? इधर दिख रहा है ना? तो इधर के अनुसार अगर इन्होंने दाहिना उठाया है तो मेरे अनुसार इधर वाला कौन सा होगा? बायां ही ना होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, है ना। बैठिए, आगे सुनिए। 4 को बता दिया। पांचवा है कि पांचवा प्रॉपर्टी, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो ये था आपका समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। अब आ जाइए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको कहते? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी, है ना, खोखले गोले का एक भाग हो, तो उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। यह गोलीय दर्पण कितने प्रकार है? एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल। उत्तल और अवतल। देखिए, उत्तल को ही हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, और अवतल को कहते हैं कॉनकेव मिरर। कौन मिरर? कॉनकेव मिरर। अब आइए जरा ये जानते हैं कि कैसन दिखता है उत्तल दर्पण और कैसन दिखता है अवतल दर्पण। देखिए, आपको करना क्या है कि वो कांच का गोला लेना, टुकड़ा लेना। कांच का वो क्या लेना है? टुकड़ा, है ना। और उसी को बीच से फाड़ देना है। बीच से क्या कर देना है? काट देना है। तो काटिएगा तो आपको जो है 2 तरह की आकृति दिख सकती है।
या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। नहीं, अगर मान लिया जाए कि हमने इसको अंदर से रंग दिया, किधर से रंग दिया, तो इधर जो इसका परावर्तक सतह है ये ऊपर की ओर क्या है, उठा हुआ है। तो जब परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, दर्पण। और जब आप इसको बाहर से रंग दीजिएगा तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। कौन दर्पण? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। अब मेरी बात को जरा आप ध्यान से सुनिए। सवाल आपका इससे एगो वीवीआई, इससे एगो वीवीआई, क्या आएगा उसको सुनिए। पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एक मिनट हमारे यहाँ पे पॉइंट साउंड आ जाएगा। सुनिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप। साइड मिरर समझते हैं? अगर मान लीजिए आप 2 चक्का चलाते हैं या फिर आप 3 चक्का चलाते हैं या 4 चक्का या 10 चक्का, तो देखिएगा इस साइड और इस साइड, है ना, पीछे से आ रही गाड़ियों का बढ़िया सा चित्र जो है प्रस्तुत हो सके, इसके लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का। तो यहाँ से एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनता है कि वाहनों के साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण, पश्च का मतलब पीछे, अदृश्य का मतलब देखना, और दर्पण का मतलब दर्पण, यानी कि पीछे से आ रही गाड़ियों का, है ना, चित्र देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ना, पीछे से आ रही गाड़ियों का जो चित्र है ना, वो हमेशा है छोटा, साफ साफ और विस्तृत रूप में दिखाता है, जिससे, है ना, दुर्घटना होने की संभावना कम। इसीलिए हम लोग जो है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी अवतल दर्पण में आइएगा तो इसमें आपका 3-4 गो आपका इंपॉर्टेंट है ना। अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में, है ना, हजामत के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए या बाल बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण होता है। तो पूछा जाएगा कि हजामत के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का। उसके बाद आ जाइए तो दूसरा इसका उपयोग था, हाँ, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। देखिए गाड़ी का हेडलाइट देखें, हेडलाइट मतलब अगल का जो फोकस लाइट होता है, उसके बाद सर्च लाइट नहीं होता, पासिंग लाइट हुआ जो ब्लिंक नहीं करता है, टॉर्च हो गया। इन सब का जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह मतलब कि जहां से प्रकाश को फैलाया जा सके, उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका उपयोग था कि डॉक्टर साहब, है ना, रोगियों के नाक, कान, गला, है ना, दांत इत्यादि की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
देखिए इसलिए करते हैं ना क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को एक जगह जो है एकदम केंद्रित करता है, जिससे जिस भी भाग का अगर जांच करना है वहां पर प्रकाश को एकदम खूब बढ़िया से ले जाया जा सकता है, और वहां का है ना जो भी माने कमी है डॉक्टर साहब उसको देख करके उसको पूरा कर सकते हैं, है ना। इसके अलावे सौर भट्ठी में सोलर जो कुकर होता है ना, वहां पर भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। तो ये हो गया आपका दर्पण और दर्पण के प्रकार तथा उसके उपयोग। तो ये सब चीज तो आप लोग पढ़े हुए है ना। उसके बाद आपको और हम बताना चाहते हैं, देखिए हम आपको कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहे, जो आप पढ़े हुए हैं उसी को बस केवल आपको हम एक बार रिवाइज कराते हैं, ठीक है। दर्पण और दर्पण से संबंधित मुख्य पद पढ़े आप लोग, जिसमें आपको पहला बात पढ़ाया गया होगा ध्रुव, है ना। पहले ध्रुव था, है? दूसरा में वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, कट नहीं रहा है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। चौथा है वक्रता त्रिज्या। पांचवा था आपका फोकस, छठा था फोकस, सातवां था द्वार, और था। चलिए इन सब पॉइंट को जरा हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि कहां पर कौन स्थित होता है, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए जरा इधर, हालांकि ये चित्र को नहीं मिटाना चाहिए, इसको रहने देना चाहिए। देखिए हम अभी आपके सामने दो चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कि एगो कांच का टुकड़ा है, ये भी एगो कांच का टुकड़ा है। अब इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये एगो गोला है, गोला है कि नहीं है। तो ये जो गोला है, इस गोला के केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता, वक्रता केंद्र। यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता। इसमें भी होगा वक्रता केंद्र, ठीक है। आप बताओ कि इसमें आपने किधर से रंगा, अंदर से। तो मान लीजिए कि ऐसे आपने इसको क्या कर दिया है, रंग, ठीक है। इधर वाला आपका पोर्शन खत्म है, इसमें आपने इसको इधर से रंगा, ठीक है। यहाँ बीच से लेकर के यहाँ तक, इधर भी यहाँ से यहाँ तक। इधर मेरा ये वाला पार्ट नहीं है, इधर ये वाला मेरा पार्ट नहीं है, मेरा मेन दर्पण के रूप में इसमें ये है और इसमें ये है। हम वक्रता केंद्र किसको कह रहे हैं पता चल रहा है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होगा, उस गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। आपको ऐसे बात नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे समझिए। गेंद देखें, गोल होता है, उसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा बीच बीच में। वही गेंद अगर मान लीजिए कि कांच का होगा, तो उसका कहीं ना कहीं वो सेंटर होगा ना, उस सेंटर को ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं। उसके बाद आ जाइए कि इधर जो आप दर्पण देख रहे हैं, ये आपका उत्तल दर्पण और ये आपका अवतल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण का कहीं ना कहीं इसका बीच बिचवा हो, इसी तरह से इधर भी कहीं ना कहीं इसका बीच बिचवा हो। जो मध्य बिंदु होगा उसे ही हम लोग पोल कहेंगे, और इस पोल को ही हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। यानी इसका परिभाषा बनेगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित करते हैं। P से आगे सुनिए,
ई बताइए क्या है? सब लोग का ध्यान एकदम बोर्ड पर है। ये क्या है? ध्रुव। और ये क्या है? इसको अगर हम मिला देंगे, इसको अगर हम मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे तो इसी अक्ष को हम लोग कहते हैं मुख्य या प्रधान अक्ष। मुख्य या कौन सा अक्ष? उसी तरह से इसमें भी होगा, है ना। ये वाला आपका हो जाएगा मुख्य या प्रधान अक्ष, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का परिभाषा क्या दीजिएगा? अगर मान लो कि सपोज एग्जाम में आ गया कि दर्पण के मुख्य या प्रधान अक्ष को समझावे, तो कैसे समझाइएगा? खूब बढ़िया समझाएंगे। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। हाँ, इसमें आप यहाँ पर x लगा दीजिए, है ना। इसे px से सूचित करते हैं, है ना। अगर x लिखेगा तो px होगा, y लिखेगा तो py हो जाएगा। बात समझ में आया? कितना टॉपिक पढ़ाया अभी आपको? ध्रुव पढ़ाया, वक्रता केंद्र पढ़ाया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। चौथा में आ जाइए वक्रता त्रिज्या, है ना। वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम लोग r से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? हाँ, उसी तरह से इसमें भी आ जाइए। तो ये है वक्रता केंद्र और ये है आपका ध्रुव। ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसे ही हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। किससे सूचित करेंगे? r से। आप यहाँ पर दो फोटो देख कर कंफ्यूज ना हो कि दो फोटो काहे बनाए हुए। एक फोटो आपका उत्तल दर्पण में, एक फोटो आपका, ठीक है। अब आइए आगे। वक्रता त्रिज्या जब आपने समझ गया तो अगला बार में आते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर आप प्रकाश की किरणों को लाते हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद, है ना, मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर के वो पास कर जाती है। जिस बिंदु से होकर वो पास करेगी उसे ही हम लोग कहेंगे फोकस बिंदु, या उसे ही हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। फोटो से समझाते हैं आपको। इधर देखिए जरा, मान लीजिए कि ये आपके पास एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? बाबू रे, अगर अवतल दर्पण है तो इसका कहीं ना कहीं ध्रुव होगा, पोल होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, और ये इसका मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये x हो गया मुख्य अक्ष। अब करना क्या है कि इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक जो है प्रकाश की किरण को भेजना है। मान लीजिए कि यहीं से हमने लेजर लाइट मारा, तो लेजर लाइट मारेंगे या कोई प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो ये जो है एकदम इस लाइन के समांतर जाएगा, और समांतर जाने के बाद यहाँ पर ये दर्पण से पार नहीं कर जाएगा। यह देखिए गया यहाँ पे, और यहाँ से ये टकराने के बाद वापस लौट, तो ये जिस बिंदु से होकर के लौटेगा इसे ही हम लोग कहेंगे फोकस। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे सर आपने तो अवतल दर्पण में दिखा दिया, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कैसन होगा? टेंशन काहे ले रहे? देखे ना इधर, बढ़िया से देखिएगा। मान लीजिए कि यही आपके पास कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इसका पोल यहाँ पर होगा, सेंटर इसका यहाँ पर होगा ना, और इसको हम मान लेते हैं कि ये है हमारा मुख्य या प्रधान, मुख्य या प्रधान। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी के समांतर आपको, मुख्य अक्ष के समांतर ही आपको प्रकाश की किरणों को भेजना है। एनए से भेजेगा कि एनए से भेजेगा? एनए से भेजेगा तो कोई फायदा है? इधर से भेजना होगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हमने यहाँ से प्रकाश की किरण को क्या किया? तो प्रकाश की किरण को भेजिएगा ना, तो ये अवरी बताइए कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? बोलिए। कितना लोग यूं सोच रहे हैं पार न कर जाएगा? पार तो करेगा ही नहीं, क्योंकि इधर से क्या किए हुए रंगे हुए। तो इधर से ही क्या होगा कि इस तरह से
अब आप कहिएगा कि सर इसमें तो पता चल गया था कि जिस बिंदु से टकराने के बाद लौटेगी उसको हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे, इसमें तो पता नहीं चल रहा है कहाँ से गया। हाँ, तो देखिए क्या करना होगा। इसके लिए आपको यहां से जो लाइन गया है ना, पीछे की ओर इसको बुलाना। नहीं होगा, इसको पीछे की ओर क्या करेंगे, वापस बुलाएंगे। अब बताओ, ऐसा लग रहा है कि ये जो है प्रकाश जो है यहां से ना बल्कि यहां से होते हुए जा रहा है। ये फोकस बिंदु किसका है, उत्तल का कि अवतल का? उत्तल दर्पण का। फंडा समझ में आ रहा है? चलिए, वक्रता त्रिज्या के बाद आपने फोकस बिंदु को समझ, दोनों दर्पण। फोकस दूरी समझिए क्या है। फोकस दूरी एकदम बउआ वाला चीज है। देखिए कैसे, ये है दर्पण का ध्रुव और ये है फोकस बिंदु। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटी एफ से सूचित करते हैं, है ना। इसमें बताइए कहां से कहां तक होगा। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, सब रटे वाला चीज नहीं है, समझे वाला है। जैसे हम आपसे पूछेंगे फोकस दूरी किसको कहेंगे, तब फोकस दूरी कहेंगे कहा कहे सर, हम तो पढ़वे नहीं कि यादें नहीं। याद करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, रटने की आवश्यकता ही नहीं। समझ लीजिए ना, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। ऐसे छोटकी एफ से सूचित नहीं। इसमें भी आपको वैसे हो जाएगा। आ जाइए 7वां नंबर में, द्वारक किसे है ना। तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है या उसको हम लोग मोटाई कह सकते हैं, है ना। जितना ही मोटा दर्पण होगा, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण, है ना, द्वारक। जैसे ये जो दर्पण देख रहे हैं, ये दर्पण में इसका कुछ ना कुछ जो शीशा लगा है, इसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा। जितना ही मोटा होगा उसे ही हम लोग कहेंगे दर्पण का ये क्या है, द्वारक। दर्पण का ये क्या है, द्वारक। तो उम्मीद करें कि आप बात को समझे हैं। अच्छा, अब आगे आइए कि अगर हमारे पास कोई भी दर्पण है तो उस दर्पण में दो गो चीज, एक है वक्रता त्रिज्या, एक है फोकस दूरी। ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी छोटकी एफ में क्या संबंध होता है। देखिए यहाँ पर फोटो से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसको बताइए क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर से सूचित करते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक आर हो गया। और ये है ध्रुव और ये है फोकस बिंदु, यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी छोटकी एफ से सूचित करते हैं। तो ये दोनों में रिलेशन ये कहता है ना कि यहां से जो यहां तक की जो लंबाई होगी, है ना, ये पूरा यहां से यहां तक, वो लंबाई जो होगा वो इस लंबाई का दुगना होगा। मतलब ऐसे समझिए कि जो फोकस बिंदु आप देख रहे हैं ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता है। बीचों बीच होता है, कहाँ होता है, बीचों बीच। तो अगर ये बीचों बीच होगा तो ना कह सकते हैं कि पूरा बड़का जो होगा ये छोटका का डबल होगा। बड़का जो होगा ये छोटका का क्या होगा, डबल होगा। आई छोटका को कहेंगे कि ये बड़का का नहीं। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? तो इस हिसाब से हम लोगों को एक रिलेशन मिल जाएगा, R बराबर 2F। R बराबर 2F या इसी को कहेंगे F बराबर R, है ना। आपके एग्जाम में सवाल आया है कि दर्पण के वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच के, है ना, कौन सा संबंध सत्य है, R बराबर 2F, है ना, या F बराबर R बाय 2। समझ रहे बात को। ज्यादातर आपका ये वाला R बराबर 2F नहीं देता है, ये वाला देता है F बराबर R बाय 2। क्या दिक्कत है, जैसे वाला है F बराबर R बाय 2। फंडा समझ में आ रहा है। अब आपसे हम पूछते हैं, अगर किसी दर्पण का हम फोकस दूरी आपको दे दें
और पूछे कि बताओ बाबू रे इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? खूब बढ़िया से फोकस दूरी दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या पूछिएगा, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर आप वक्रता त्रिज्या दीजिएगा, आप फोकस दूरी पूछिएगा, पक्का? चलिए तो हम आपसे सवाल दागते हैं। एक गोलीय दर्पण है जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है? 10। क्या उसका आप वक्रता त्रिज्या बता सकते हैं? 20 सेंटीमीटर। एक दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। क्या उसका फोकस दूरी बता सकते हैं? कितना? यानी कुल मिलाकर के आपके दिमाग में हम ये बात बैठाना चाहते हैं कि त्रिज्या अगर दिया है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी निकालना है, आधा आधा करेंगे, और अगर वक्रता है ना त्रिज्या निकालना है और फोकस दूरी दिया है, समझ में आई बात? ऑब्जेक्टिव में आपका इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या इतना है किसी गोलीय दर्पण का, तो उसका फोकस दूरी क्या बता सकते हैं? आधा कर देंगे अगर फोकस दूरी पूछेगा तो, अगर वक्रता त्रिज्या पूछेगा। अब आता है एगो समस्या वाला बात कि चिन्ह कैसे हम याद रखें। हम अभी ज्यादा आपको चिन्ह नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 को चिन्ह बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या का चिन्ह कैसा होगा और फोकस दूरी का चिन्ह कैसा। ज्यादा अभी आपको उस पर नहीं ले जाएंगे, बस 2 को चीज बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या का चिन्ह कैसा होगा, फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होगा। दोनों दर्पण में चलेंगे, उत्तल में भी और अवतल में। समतल दर्पण में हम लोग को नहीं चलना है। देखिए, चिन्ह को अगर आपको पता करना है तो चिन्ह पता करने के लिए ध्यान से सुनिए। हम लोग पढ़े हैं 9वां क्लास में इस तरह का निर्देशांक, ज्यामिति में ये वाला निर्देशांक परिपाटी, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ऑरिजिन जिसे कहते हैं, है ना? इस मूल बिंदु से अगर हम उधर साइड चलते हैं तो इधर की जितनी दूरियां होंगी वो सब कैसी, और अगर आप इस ओर चलते हैं इधर की जितनी दूरियां होंगी वो सब, अगर ऊपर चलते हैं तो सारी प्लस, नीचे चलते हैं सारी दूरियां माइनस। आपको एकदम ऐजा बीचे बीचे बैठ जाना, यहाँ से अगर उधर जाएला कहेगा, इधर आने के लिए कहेगा, ऊपर जाने के लिए कहेगा, नीचे जाने के लिए। अब हम दर्पण में कैसे पता करेंगे कि कोई भी चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा? उसके लिए आप यहाँ पर जो भी दर्पण होगा उसके एकदम बीचवे में ध्रुव पर बैठ जाना। ये ध्रुव मतलब इसका मूल बिंदु, ध्रुव मतलब इसका क्या? मूल बिंदु। और अब हम आपसे पूछते हैं, जरा बढ़िया से सोच के बताइए। पूछेंगे कि फोकस दूरी जो आप देख रहे हैं, फोकस दूरी यही ना है, पी से लेके एफ तक के बीच की, ये प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में होगा। कौन सा ये दर्पण है? कौन सा दर्पण? तो पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक बोल सकते हैं। किसकी? आइए इसके जरा नीचे, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण का पूछेंगे कि ध्रुवी है, उधर जा सकते, इधर जा सकते, ऊपर जा सकते, नीचे जा सकते। हमको जाना है फोकस दूरी के पास, तो फोकस दूरी तो इधर की ओर है ना, तो इधर की ओर जाएंगे तो प्लस में कि माइनस में? तो बताओ ये जो एफ होगा ये प्लस में कि माइनस में? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक होती है। 2 गो बात पहले समझ में आया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अच्छा, आपसे एगो बात पूछते हैं कि ई वाला था आपका अवतल दर्पण, इसमें फोकस दूरी आपका माइनस में हो गया, तनी वक्रता त्रिज्या के बारे में आपका क्या ख्याल है? आर के बारे में, यहाँ से यहाँ तक के बारे में माइनस में होगा। इसमें ये बताइए उत्तल दर्पण में, इसका मतलब कुछ समझा कि जैसन फोकस दूरी का प्रकृति होगा, चिन्ह होगा, वैसने वक्रता त्रिज्या का भी है ना। यानी पूछेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। अगले पूछते हैं कि वक्रता त्रिज्या की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में दोनों प्लस। फंडा समझ में आया?
उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने ये बात समझाया है ना, इसको आप जब तक बढ़िया ढंग से नहीं समझ पाइएगा तब तक, जब है ना, अगर आपके सामने फोटो बना दिया जाएगा है ना कि देखो भाई अवतल दर्पण में हमने वस्तु को यहाँ पर रखा है, इसका फोटो कैसा बनेगा, तब तक आप नहीं समझ पाइए, जब तक आपको ये सब चीज क्लियर नहीं। आपको फिजिक्स के क्लास में या साइंस का कोई भी क्लास हो, है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एकदम नेसेसरी है, जरूरी है, आपको लाना ही चाहिए। साथ ही साथ उसमें पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, है ना, ये सब चीज आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ दर्पण बनाने के लिए आपके पास एगो चूड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चूड़ी। कितने लोग हैं जो चूड़ी लेकर के आए? नहीं, अगले बार से नहीं रहेगा तो फिर बाबू बड़ा दिक्कत है। ये सब व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे सुनिए। हेलो, ध्यान से सुनिए। अगले टॉपिक में हम लोग पहुंच रहे हैं कि ध्यान से सुनिए ना, अवतल दर्पण में हम विभिन्न दूरियों पर अगर वस्तु को रखते हैं अलग अलग स्थान पर, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने, है ना। उत्तल दर्पण में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बने, है ना। अभी हम आपको शॉर्टकट में भी समझाएंगे, उसके बाद एक एक करके उसका डिटेल में आपको हम ले सकते, ठीक है। एक के बार में अगर हम आपको पूरा बता देंगे ना तो पूरा आंख बका जाएगा, इसलिए एकदम छोटा छोटा तोड़ तोड़ के बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले चलेंगे हम अवतल दर्पण में और फिर चलेंगे हम उत्तल दर्पण। तो अभी आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। चलिए देखा जाए इधर, हम अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को 6 जगह पर रख सकते हैं, यानी 6 स्थितियों में उसका हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। हालांकि किताब में 7 जगह पर देता है, लेकिन एक जो 7वां स्थिति है उसका मतलब उतना यूज नहीं, 6 स्थिति पर ही हम लोग को काम करना है। कितनी स्थिति पर? 6 स्थिति पर। ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण में हम चल रहे हैं? अवतल दर्पण में। बढ़िया से सुनिए, थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लूं, लाइए मार्कर है तो ध्यान से समझिए बाबू। इधर बड़ा सा बना रहा, बताइए कौन सा दर्पण है? भाई रे, जब हमने हेडिंग बोल ही दिया है, कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल हो, ठीक है। इस अवतल दर्पण का कहीं ना कहीं ध्रुव होगा, इसको हम लोग पोल कहते हैं, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। मान लीजिए कि यही इसका सेंटर, क्या है? सेंटर है। ई इसका मुख्य अक्ष हो जाए, टेढ़ा बन रहा है क्या? और ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र और ये इसका मुख्य अक्ष। देखिए, हम इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कुल 6 स्थान पर रख करके उसका प्रतिबिंब का निर्धारण करें कि फोटो कैसा बनेगा, कहां बनेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसकी प्रकृति क्या हो। देखिए, यहां वाला जो स्थान है इसको हम लोग कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे? अनंत। इसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र, और इसको हम लोग कहेंगे फोकस बिंदु। 6 गो यहाँ पर टोटल स्थिति बनेगा। पहला स्थिति कि वस्तु को हमने कहाँ रखा? अनंत।
पहली स्थिति में हमने वस्तु को कहाँ रखा है? दूसरा स्थिति में हमने रखा है वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। एक केंद्र, दूसरा स्थिति वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा स्थिति है कि हमने वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र पर। चौथा स्थिति है कि हमने वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के। पांचवा स्थिति है कि हमने वस्तु को रख दिया है फोकस बिंदु पर। और छठा स्थिति है कि हमने वस्तु को रख दिया है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हो? ओके। हमने अवतल दर्पण में कुल कितनी स्थितियां ली? पहला स्थिति कहाँ है? बोलिए। दूसरा स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा स्थिति वक्रता केंद्र पर। चौथा स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। पांचवा स्थिति फोकस बिंदु। छठा स्थिति फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच। देखिए, अवतल दर्पण, एकदम बढ़िया से कान खोल के सुनिएगा, ये सब बात आपके एकदम दिमाग में जाके बैठ जाना चाहिए। अवतल दर्पण एक प्रकार का ऐसा दर्पण है जो कहता है कि हम दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब भी, काल्पनिक। तो 6 स्थितियों में 5 स्थिति ऐसा होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? कितने स्थिति में? 6 में 5 स्थिति ऐसा होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छठा स्थिति ऐसा है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक न होकर के कैसा बनता है? तो पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के कितने स्थितियों में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? 5 स्थितियों में। और कितने स्थितियों में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? 1 स्थिति में। अब कौन वाला स्थिति है, आइए जरा समझते हैं। बढ़िया सुनिएगा, यहां से आप एकदम लगातार धड़धड़ाइल चल रही है 5 तक। कहां तक? 5 तक। कहेगा कि हमने वस्तु को अनंत पर रखा है, बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चुपचाप आंख बंद करके बोलना है वास्तविक। पूछेगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र पर रखे हैं, कैसा बनेगा? वास्तविक। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखे हैं, वास्तविक। फोकस बिंदु पर रखे हैं, वास्तविक। लेकिन अगर पूछ दिया कि फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में कैसा बनेगा? काल्पनिक। यानी कि 1 से लेकर के कितनी स्थिति तक कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। आई छठा में कैसा बनेगा? काल्पनिक। और अभी अभी हमने क्लास की शुरुआत जब किया था उसी समय आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो पूछेंगे कि इसको हम लोग वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब कह सकते हैं? इसको बताइए क्या हम सीधा, या इसी को हम लोग आभासी भी कह सकते हैं, है ना? तो बताओ कितने स्थितियों में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और कितने स्थितियों में सीधा प्रतिबिंब बनेगा? कहां तक बनेगा वास्तविक या उल्टा, समझ में आया? अनंत पर रखे तब, बीच में रखे तब, वक्रता केंद्र में, इसके बीच में रखे तब फोकस बिंदु, है ना? अब जरा सुना जाए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइए वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाए। जैसे अनंत पर रखिएगा तो प्रतिबिंब इसका जो है ना एकदम बुचानी को बने। बुचानी को समझते हैं? एकदम बहुत छोटा बिंदु के टाइप्स का बने। जैसे ही आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जाइएगा तो थोड़ा सा का बनेगा? वस्तु से बड़ा नहीं, वो जो बिंदु था ना उस बिंदु से थोड़ा सा का बनेगा? बड़ा। जैसे ही आप वक्रता केंद्र पर आइएगा तो अबरी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। चौथा स्थिति पर जाइएगा तो वस्तु के आकार से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब 5वां स्थिति पर आइएगा तो बहुत बड़ा बनेगा।
आई छठा में तो काल्पनिक है, तो इसमें दर्पण के पीछे बन जाते हैं, दर्पण के पीछे बन जाते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे सवाल कि जैसे जैसे हम अवतल दर्पण के नजदीक जाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? अब बाबू रे, यही अगर उत्तल दर्पण होगा तो सीधे इसका उल्टा चलेगा, क्या हो जाएगा? हालांकि उसमें दो ही स्थिति है, उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला दुनिया में केवल और केवल दर्पण, एक दर्पण जिसका नाम है अवतल दर्पण, और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए ऐसा एक ही दर्पण है जिसका नाम है उत्तल दर्पण। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, उत्तल दर्पण मतलब हमेशा कैसा? काल्पनिक, और अवतल दर्पण मतलब दोनों, वास्तविक भी बना सकता है, काल्पनिक भी बना सकता है। वास्तविक कितनी स्थितियों में? वास्तविक कितनी स्थितियों में? काल्पनिक कितनी स्थितियों? फंडा समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम दर्पण के नजदीक जाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा कि घटेगा? आपका बज रहा है, थोड़ा नीचे दे दीजिए। कितनी स्थिति है? तो अगले क्लास में हम लोग को यही वाला स्थिति को पढ़ना है, ठीक है? तो जब तक आप लोग के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं रह पाएगा, चूड़ी नहीं रह पाएगा, तब तक बड़ा दिक्कत है। हम पढ़ाए चाहे कोई पढ़ाए है? अरे भाई, जो भी पढ़ाए सामान आपके पास रहेगा तब ना पढ़ेगा। आपको जो हमने बात पढ़ाया वो समझ में आया? लिखाया कुछ नहीं, केवल और केवल समझा। बंद कर दें? पढ़ना है कि नहीं? अगर मान लीजिए जरूरी है, वहां जाना जरूरी है तो स्केच आपका था। देखिए ना, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें यार, बड़ा
उतना का है लेकिन भर गए क्यों बढ़ेगा? बस खाली लिख दे पूरा तो भैया क्या ए भाई आप अपना ये स्केच लीजिए, चल नहीं रहा ढंग से। तो कहिएगा कि सब पढ़ा दिए हैं और लास्ट में कह रहे हैं कि चल नहीं रहा है, ये तो भारी बाइज्जती है ना। कौन में डालना था जी? अच्छा बात है, खूब लिखिए। अच्छा कुछ रफ बात देख लो इधर, सर समझेबे करेंगे। अच्छा पता है कोई भी दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने की कोण बराबर होता है? कौन से? ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये भी होगा। कोई दो गो समांतर लाइन है, ठीक है, अगर कोई रेखा उसको काटती है, एकांतर कोण से तो बराबर होता है, एक संगत कोण होता है, ठीक है ना। एक ऊपर वाला होगा तो ठीक उसके ऊपर वाला, अगर इसका ठीक नीचे वाला तो ये ठीक इसका नीचे वाला, सही तो है, ठीक है। और आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता ही, जिसके दो कोण और दो भुजा बराबर, बस इसी का इस्तेमाल करें। चलिए आइए पॉइंट पर आइए सीधे। पढ़ लें, स्टार्ट है। देखिए अभी हम लोग गोलीय दर्पण जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। हम अवतल दर्पण में R बराबर 2F को पिछले क्लास में सिद्ध करवा चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण में यह सिद्ध करेंगे कि वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या जो बड़ी R है वो फोकस दूरी F की क्या होती है, दुगनी होती है, या इसे ही हम कह सकते हैं R बराबर 2F सूत्र को साबित करना है उत्तल दर्पण में, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं F बराबर R/2 को साबित करना है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया है, इसको आपको बढ़िया से समझना चाहिए। एक अच्छा कंसेप्ट बनाइए ताकि आप जो है एग्जाम में सवाल आए तो आप इसको बढ़िया ढंग से वहां पर है ना प्रूफ कर सके। हमको उत्तल दर्पण में साबित करना है तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाना हो। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको हम इधर अंदर से रंगेंगे तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण। अपनी सुविधा हेतु हम मान लेते हैं कि इसका नाम जो है वो MN है। M कौन सा दर्पण है ये बताइए कि इसका कहीं ना कहीं ध्रुव रहा होगा। ध्रुव को हमने P कह दिया, ध्रुव को क्या कहा है? पोल P का है। और इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, है ना, सेंटर को हमने C कर दिया, और इसको हम आगे की ओर मुख्य अक्ष को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पे ले लेते हैं ताकि जो है फोटो एकदम स्पष्ट हो। ये हमारा X, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रकाश की एक किरण को बुलाते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब हमने प्रकाश की किरण को लाया, और मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण AB है। कौन है? AB है।
तो यहां से ये प्रकाश की किरण क्या होगी कि टकरा करके, है ना, लौट जाएगी, चल जाएगी ना। इसको हमने इधर की ओर भेज दिया, इसका नाम हमने मान लिया कि ये डी है, ठीक है। अब आपको हमने बताया है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो डॉटेड लाइन करके मिलाइएगा तब आपको प्राप्त होगा। तो आपको इसी लाइन को पीछे की ओर क्या कर लेना है, मिला लेना, और ये जो होगा वो दोनों के बीच में होगा। तो मान लेते हैं कि यहीं पे बीच में, ठीक है। ये जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, कौन बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि ये प्रकाश की आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम लोग लंब डालेंगे, जिससे दो गो कोण बनेगा, एगो आपतन कोण, एगो परावर्तन। तो हम यहाँ से इस पर लंब डालेंगे और ये जो लंब होगा वो सेंटर से होकर के जाएगा। कहां से होके जाएगा, ठीक है। ये कहां से होके गया है, सेंटर। इसको हम मान लेते हैं कि ये O है, ये B है और ये आपका C है। क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि ये आपतन कोण है I और ये परावर्तन कोण है, क्या कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, मैं आपसे ये पूछ लेना चाहता हूं कि ये जो है ध्रुव है और ये है फोकस बिंदु, इसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम त्रिज्या R कहेंगे। अब कुल मिलाकर के हमें इसी में साबित करना है कि R जो होगा वो ऐसा ऐसा कितना F होगा, तभी जाकर के R बराबर 2F साबित हो पाएगा। अब इसके लिए हमको कुछ जो है हिंदी लिखना पड़ेगा कि क्या क्या आपने लिखा है ना। तो मान लेते हैं कि माना कि MN कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस बिंदु, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C, है ना, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F तथा मुख्य अक्ष कौन है, PX है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि PX जो ये आप देख रहे हैं, इसी के समांतर AB कोई किरण आती है जो B बिंदु से परावर्तित होकर के BD दिशा में चली जाती है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि PX समांतर AB कोई किरण है, कोई आपतित किरण है जो दर्पण के B बिंदु से परावर्तित होकर, है ना, परावर्तित होकर BD दिशा में चली जाती है ना। आपने अवतल दर्पण में पढ़ा होगा तो उसमें भी ऐसा ही कराया गया होगा। हमने क्या किया है कि इस O बिंदु से इस B बिंदु पर लंब डाला है। तो लिखेंगे O बिंदु से B बिंदु पर क्या डाला,
है ना, ओ बिंदु से बी बिंदु पर लंब डालो। अब समझिए इसके प्रमाण में कैसे कैसे चलना है। स्टेप को पहले समझ लीजिए ताकि आपको प्रूफ करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको लगाना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। किसका नियम? प्रकाश के परिवर्तन के नियम। उसके बाद आपको लगा देना है कि जब दो समांतर रेखा को कोई अगर तिर्यक छेदी रेखा काटे तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और तब आगे चल करके आपको आइडिया लगेगा कि हमको आगे क्या करना होगा। तो हम सबसे पहले जब इसके प्रमाण में चलेंगे तो लिखेंगे यहां से प्रमाण, है ना। किसका नियम लगाएंगे हम? है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं हम लोग? कोण आई बराबर कोण आ? जानते हैं कि नहीं? अब बताओ कोण आई ये वाला है, इसका नाम कैसे पड़ेगा? इस कोण का नाम कैसे पड़ेगा? तो ए बी है ना। तो आई के जगह पर लिख सकते हैं कोण ए बी ओ। कोण आर के जगह पर कोण आर ये है तो ओ बी डी। कोण ओ बी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब जरा आइएगा नीचे, तो आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो ए बी लाइन है और ये जो पी एक्स लाइन है वो दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। और इसे ओसी जो लाइन है वो क्या कर रही है? काट रही है। ओसी लाइन क्या कर रही है? काट रही है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि ये दो गो लाइन है और इस दो गो लाइन को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो इसके जो संगत कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। समझ रहे हैं बात को? तो आइए मैं आपको जहां ले चलता हूं। लिखेंगे चूंकि पी एक्स समांतर ए बी जिन्हें ओसी रेखा क्या करती है? काटती है। इसलिए किस कोण से? संगत कोण से। कौन कौन से? थोड़ा नजर दौड़ाना पड़ेगा यहाँ पे, देख लीजिए। इधर से ये वाला, इधर से ये वाला। आइए ये लाइन और ये लाइन, इसको अगर हम ऐसे करें तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहां से आइएगा तो ये आपका पी है और ये आपका सी है। और इस तरह से ऐसे ये काटा गया है ना। यहाँ पर ये कौन सा बिंदु है? बी है और यहाँ पे आपका ओ है। तो आप बाहर वाला कोण को नहीं लीजिए, अंदर वाले कोण को लीजिए। किस कोण को? ए बी ओ, ये कोण, और इधर से बी सी। नहीं ठीक है, ठीक है। इधर से ले लीजिए कोण ए बी ओ। कोण ए बी ओ बराबर कोण बी एफ सी। क्या? अरे ए बी ओ लिया ना, तो बी सी एफ ले लेते हैं। कोण बी सी एफ, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। ये संगत कोण से हो गया कोण ए बी ओ। ये वाला कोण जो है इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से। कहां से? समीकरण 1 और 2 से। इसका एलएचएस और इसका एलएचएस आपस में क्या है? बराबर है। तो आरएचएस आरएचएस के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलेंगे हम कहां से? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। ये इसके बराबर तो ये वाला इसके बराबर। बोलिए कोण ओ बी डी बराबर कोण बी सी। कोण ओ बी डी बराबर कोण बी सी। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। कौन सा? समीकरण नंबर 3। इसके बाद हमको चलना है
यहां देखिए अब ओसी लाइन दिख रहा है और इधर से डीएफ, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रही है। कौन कौन? ओसी और डीएफ एक दूसरे को कहाँ काटती है? डी बिंदु। तो हम पढ़े हैं कि यदि दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? तो मान लीजिए एक कोण है ना, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो आप जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओसी जो ये लाइन है ई डीएफ लाइन को कहाँ पर काटती है? बी बिंदु पर। तो ई दोनों लाइन में आइएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि ओसी रेखा डीएफ रेखा को किस बिंदु पर? बी बिंदु पर क्या करती है? बी बिंदु पर काटते हैं। तो किस कोण से चलेंगे? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण से बताइए। कोण ओ बी डी, कोण ओ बी डी बराबर हो जाएगा, है ना, एफ बी सी। कोण एफ बी सी, इसको समीकरण कितना कह देंगे? 4। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि समीकरण 3 का एलएचएस और समीकरण 4 का एलएचएस दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ओबीडी इसमें भी है, ओबीडी इसमें भी है। तो एलएचएस को एलएचएस के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो आरएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 तथा कहां से? 4 से। एलएचएस एलएचएस के बराबर तो आरएचएस आरएचएस के बराबर। तो कोण बी सी एफ बराबर कोण एफ बी सी, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये दोनों कोण बन कहां पर रहा है? बी सी एफ, बी सी एफ यानी कि यहां की बात की जा रही है, और एक है एफ बी सी यानी कि यहाँ की बात की जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ, इसमें दो गो कोण आपस में क्या हो? तो जब दो गो कोण आपस में बराबर हो चुका है तो इसकी दो गो भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। और जब त्रिभुज का दो गो भुजा बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसलिए लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो गो भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो भुजा कौन कौन? तो जिस पर कोण बनेगा वही वाला। तो इस पर जो कोण बना है इसमें कौन है? सी एफ है, और इधर कौन है? बी एफ है। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ। सी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। अब जरा आइए कि ये जो बी बिंदु अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे है, अगर ये बी बिंदु खसकते 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 नीचे चला, कहाँ चला आ जाए? पी के निकट चला है। लिखेंगे कि यदि कौन बिंदु? यदि बी बिंदु पी के अत्यंत क्या हो? निकट हो। तो बताइए, अभी बी यहाँ पे है तो बी एफ इतना है और पी एफ इतना है। अगर ये मान लो कि खसक करके चला यहाँ पर तो बी एफ ही हो जाएगा और पी एफ ही हो जाएगा। इसको खसकाते 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 एकदम यहाँ पर ले आएंगे तो ये जो बी एफ होगा वो पी एफ के क्या हो जाएगा? इसलिए
बी एफ जो होगा, पी एफ जो होगा, पी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा? बी एफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहता है, सी एफ जो है बी एफ के बराबर है, यहाँ पी एफ जो है किसके बराबर है? बी एफ के बराबर है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी बी एफ है, इसमें भी बी एफ है, तो आर एच एस के बराबर है, तो एल एच एस के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि सी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? पी एफ के। सी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, दोनों तरफ आप जो है पी एफ जोड़ दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? पी एफ जोड़ दीजिए। या आप ऐसे चलिए कि अगर हम बोलेंगे कि आपको पी से लेके सी तक जाना है, कहां से कहां तक? पी से लेके सी तक जाना है, तो पी से सी तक कैसे आप जाइएगा? पहले पी से आप एफ तक चल जाइए, फिर एफ से सी तक चल जाइए, पी एफ प्लस सी एफ या एफ सी लिख सकते हैं। पी से लेके सी तक को हम क्या कह रहे हैं? आर कह रहे हैं। अच्छा, पी से लेके एफ तक को हम क्या कह सकते हैं? छोटकी एफ। और सी से लेके एफ तक को क्या कहेंगे? कुछ नहीं। तो सी से लेके एफ तक को कुछ नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर तो कहा गया ना कि सी एफ किसके बराबर है? पी एफ के बराबर है। या ऐसा करो ना, एक लाइन और लिख लो, पी सी बराबर पी एफ के जगह पर पी एफ, आई सी एफ के जगह पर क्या हो जाएगा? पी एफ। बोलिए, ई हो जाएगा आर। पी एफ के वो पी एफ, दो को पी एफ। अब बताइए, ये पी सी है, पी से लेके सी तक को हम लोग क्या कह रहे थे? आई हो जाएगा 2। पी से लेके एफ तक को क्या कर रहे हैं? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? या इसी को हम लोग कह सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2। एक बार फिर से इसको जरा समझ लीजिए, 5 मिनट लगेगा। सबसे पहले आपको इसमें लगाना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। कौन सा नियम? हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। तो कोण आई बराबर कोण आर। अब कोण आई कहाँ पर बन रहा है? तो यहाँ, ये। तो इस कोण का नाम क्या देंगे? ए बी। इधर से आर का नाम क्या देंगे? ओ बी। अब हम जानते हैं कि अगर दो को समांतर रेखा हो और अगर उसे कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने देखा क्या कि पी एक्स है, पी एक्स, और ये क्या है? ए बी। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये समांतर का चिन्ह है, जिन्हें ओसी रेखा क्या कर रही है? काट रही है। तो संगत कोण से ये जो कोण ए बी ओ होगा और इधर से जो कोण बी सी एफ होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? कैसे होंगे? आइए जरा देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला लाइन ये हो गया और ये वाला लाइन नीचे से, इसका नाम क्या है? ए, इसका नाम बी, और यहाँ से हमने ऐसे खींचा था, ये ओ था, और ये यही जो है आगे चल करके ऐसे गया था, है ना, सी बिंदु पर, और यहाँ पे एफ था और यहाँ पे क्या था? पी था। तो ई वाला लाइन जो है चूंकि इसके समांतर है और ये इसको काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कोण ए बी ओ बराबर कोण बी सी एफ, है ना। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में दोनों का LHS के क्या है? बराबर है। ए बी ओ इसमें भी है, ए बी ओ इसमें भी है। तो समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि LHS के बराबर है, तो RHS को RHS के बराबर करते हैं। तो कोण OBD बराबर हो जाएगा कोण BC। अब हमने देखा क्या कि यहाँ पे 2 को लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रही है। कौन कौन लाइन? तो एक लाइन है आपका DF और एक लाइन है OC। तो OC रेखा DF रेखा को B बिंदु पर क्या करें? काट रहे हैं। तो जब भी 2 को लाइन एक दूसरे को काटती है तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण को जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कोण OBD और यहाँ से कोण B, है ना, FBC। नहीं समझे? ये वाला कोण इसका R वाला और इसका कोण ये वाला, जैसे ई वाला है ना जी, ये DF है, DF, और ये कौन वाला है? OC, और यहाँ पे कौन सा बिंदु? B बिंदु। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण OBD बराबर किसके? FBC के। वही तो लिखा है हमने।
तो अब समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 4 को देखिए, दोनों का LHS के क्या है, बराबर। तो RHS के बराबर हो जाएगा। तो कोण BCF बराबर कोण FBC, है ना। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज BCF है, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो वो उसका दो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। और जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाएगा वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है कि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। CF बराबर क्या हो जाएगा, BF। अब हमको यहाँ पर एक कंडीशन लेना पड़ता है कि यदि ये B बिंदु यहाँ है तो ऐसा हुआ है। अगर इसको खसकाते खसकाते हम नीचे ले आएंगे, यानी यदि B बिंदु P के क्या हो, अत्यंत निकट हो, तो ये जो आप PF देख रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, BF के बराबर हो जाएगा। यानी PF बराबर BF। अब यहाँ पर देखा कि CF बराबर है BF के, और यहाँ पर देख रहे हैं कि PF बराबर है BF के। तो हम देखें कि RHS के क्या है, बराबर है। तो LHS के बराबर हो जाए। तो CF बराबर क्या हो जाएगा। और लास्ट लाइन में अब चल देना आपको कि P से C तक को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखें। तो P से C तक जाना चाहते हैं तो P से पहले F जाइए, F से फिर क्या जाइए, C जाइए। F से C जाइए या C से F जाइए, है ना। तो PC बराबर PF प्लस CF, PC को PC, PF को PF, और CF की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CF की जगह पर क्या लिख सकते हैं, PF, क्योंकि CF किसके बराबर है, PF के बराबर। तो PC बराबर PF प्लस PF, क्या वो PF, तो PC बराबर 2PF। PC को हमने R कहा है, ये 2, और PF को हमने क्या कहा है, P से लेके F तक को छोटके F का है। इस प्रकार आपका R बराबर 2F या F बराबर R/2 साबित है। बात समझ में आई। चलिए तो इसको लिखिए।